हेलो गाइस, हम लोग वापस आ गए हैं अपने वीडियो लेक्चर के साथ। और आज हम लोग देखने वाले हैं कि लास्ट टाइम हमने काम किया था वेरिएबल्स के साथ। दो वेरिएबल्स बाकी थे, उनको आज कंसीडर करेंगे। फ़िलहाल हम अभी एरे को नहीं बताएंगे। एरे को जब मुझे करना होगा आपका लूप्स, तब मैं बताऊंगा एरे को। अभी हम लोग देखेंगे एक वेरिएबल लास्ट बचा हुआ था जिसको बोलते हैं हम लोग वी ए आर वैर, जो कि इंट्रोड्यूस हुआ है जावा 10 में। और ये एक ऐसा वेरिएबल है जो बाय डिफ़ॉल्ट किसी भी टाइप का इनपुट ले सकता है अपने अंदर। जैसे कि इंटीजर टाइप का ले सकता है, फ्लोट टाइप का ले सकता है, स्ट्रिंग टाइप का ले सकता है और कैरेक्टर टाइप का भी ले सकता है और बूलियन टाइप का भी ले सकता है। तो आइए इसको बनाते हैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे अपना गार्बेज कलेक्शन क्या होता है। थोड़ा सा हमने डॉक्यूमेंटेशन भी बनाया हुआ है उसका। और उसके बाद गार्बेज कलेक्शन के बाद हम लोग मेमोरी देखेंगे कि स्टैक मेमोरी क्या होता है और हीप मेमोरी क्या होती है जावा में। ठीक है, तो हम सीधा वेरिएबल से शुरू कर रहे हैं। वैर VAR, देन हम उसको एक वैल्यू असाइन कर रहे हैं। क्या? लेट्स से 10। ऑल राइट, तो वैर ए इक्वल्स टू 10, हम इसको सिस आउट मार देंगे। क्या? ए। और यहाँ पे प्रिंट करके देखेंगे, हमारा 10 आ जाएगा। सिमिलरली अगर हम इसको 12.5 12.6 कुछ भी कर देते हैं, कंट्रोल एस मारेंगे, रन करेंगे और 12.6 प्रिंट हो जाएगा। सिमिलरली इफ़ अगर हम इसको एक स्ट्रिंग टाइप के वेरिएबल में बदल देते हैं, हेलो, कंट्रोल एस मार के रन करेंगे, हेलो प्रिंट हो जाएगा। अगर हम इसको एक कैरेक्टर टाइप के वेरिएबल में बदल देते हैं, कंट्रोल एस मारेंगे, रन करेंगे, कैरेक्टर टाइप में प्रिंट हो जाएगा। लेट्स से इसको हम बूलियन टाइप के वेरिएबल में चेंज कर देते हैं। तो ये टाइप एक ही है, बट ये हर तरीके की वैल्यू अपने अंदर इनपुट ले देता है। मतलब कि ये एक ऐसा वेरिएबल है, एक ऐसा डेटा टाइप है जो इंटीजर भी अपने अंदर ले सकता है, जो स्ट्रिंग भी ले सकता है, जो बूलियन टाइप की वैल्यू भी ले सकता है। सिमिलरली ये हर तरीके की वैल्यू को एक्सेप्ट कर सकता है। तो ये हमारा इंट्रोड्यूस हुआ था जावा 10 में और इसको बोलते हैं वैर। ये वैर एक वेरिएबल है। तो अभी बात करेंगे हम लोग एरे की, तो अभी बात नहीं करेंगे। एरे शुरू करेंगे हम लोग जब जब शुरू करना होगा मुझे, तब मैं बताऊंगा। क्योंकि एरे के साथ मुझे सारे लूप्स कंप्लीट करने हैं एक ही बार में। तो जब एरे शुरू करेंगे तो लूप शुरू करेंगे। फिलहाल अभी हम लोग जाते हैं सीधा हमारे डॉक्यूमेंटेशन की तरफ कि गार्बेज कलेक्शन क्या होता है और ये काम कैसे करता है। एक पहले हम लीनियर वे में देखेंगे कि भाई गार्बेज कलेक्शन काम कैसे करता है, एक एनोलॉजी देखने वाले। आइए शुरू करते हैं। तो देखिए गार्बेज कलेक्शन में एक सबसे पहले हम एक रियल लाइफ एग्जांपल से देखते हैं कि एक मेड है, ठीक है, और एक बच्चा है, ठीक है। एक एग्जांपल के तौर पे मान लिए आप हैं ठीक है, मान लीजिए, है नहीं वैसे, ठीक है। ये बच्चा है और गार्बेज का बिन है। ये क्या होता है, मेड कुछ काम कर रही होती है या बैठी होती है, सास बहू का सीरियल देख रही होती है। बच्चा क्या करता है, गार्बेज के बिन के अंदर पापा की जो घड़ी होती है वो मेज से उठाता है, बेंच से, टेबल से, और उठा के गार्बेज में डाल देता है। अब क्या होता है, मेड बैठी रहती है, उसको कोई मतलब नहीं है। जहाँ ये बिन अराउंड 90% इसका फुल हो जाता है मान लीजिए, तो मेड क्या करती है, बिन को उठा करके खाली कर देती है, क्लीन कर देती है। तो मेड क्लीन द बिन, मेड क्या करती है, बिन को क्लीन कर देती है। ठीक है, डे 1 हो गया, घड़ी चूमंतर। ठीक है, दूसरा दिन होता है, भाई मैं आता हूँ, कहता हूँ भैया मेरी घड़ी नहीं मिल रही है, क्या तुम्हें पता है? मेड से, मेड कहती मुझे तो नहीं पता है। भाई सच बात है, मेड को क्या पता? बच्चे से पूछती है, बच्चा कहता है मुझे क्या पता। वो बोलेगा भी क्या बोलेगा, उसको तो कुछ समझ ही में नहीं आता है। ठीक है, इतनी देर में मैं कुछ काम कर रहा होता हूँ, मैं देखता हूँ बच्चा क्या करता है, मेज़ के ऊपर मेरी कार की चाबी रखी होती है, उसको उठाता है, उठा के डस्टबिन में छू मंतर। अब मैं देख करके समझ जाता हूँ कि भाई ये बच्चे ने कार की चाबी डस्टबिन में डाल दी। मतलब कार की चाबी
डस्टबिन में गई और इसी तरीके से मेरी घड़ी भी डस्टबिन में गई, खेला ख़त्म। तो मैं क्या करता हूँ, मैं मेट से बोलता हूँ देखो अगली बार जब भी तुम डस्टबिन क्लीन करना तो उसमें देख लेना कि कोई काम की चीज़ तो नहीं है, जस्ट लाइक घड़ी या तुम्हारा ये हो गई चाबी हो गई। ऐसे तुम देख लेना कि कोई ऐसी चीज़ ना हो कि जिससे मेरा लॉस हो जाए, नुकसान हो जाए। तो मेरी काम की चीज़ें उसमें से हटा देना और बिन क्लीन कर देना। मेट कहती है ठीक है। सिमिलरली हमारा गार्बेज कलेक्टर काम करता है, और ये मान लीजिए आपका गार्बेज कलेक्टर है, दैट्स अ गार्बेज कलेक्टर, ऑलराइट। और लेट्स थिंक ये आप हैं, ये है हमारा डेवलपर, ऑलराइट। और ये है हमारा जो भी हमने क्रिएट करे उसके ऑब्जेक्ट्स हैं, इसके अंदर मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स, ऑलराइट। गार्बेज कलेक्टर तब तक की एक्टिवेट नहीं होता है जब तक कि उसको नहीं लगता है कि हमारी मेमोरी फुल होने वाली है। अब उसने देखा कि भाई 80% स्पेस यूज़ हो चुका है, 20% स्पेस खाली बचा हुआ है। अब अचानक से गार्बेज कलेक्टर अपने एक्शन मोड में आ जाएगा और जो भी ऑब्जेक्ट जो हमारे इस्तेमाल में नहीं है उनको यहाँ से गायब कर देगा। ऐसा ऑब्जेक्ट जिसका कोई रेफरेंस वेरिएबल नहीं है, जो किसी को रेफर नहीं कर रहा है, उसको गार्बेज कलेक्टर खटाक से उड़ा देगा, ठीक है। और इसी तरीके से गार्बेज कलेक्टर हमारा काम करता है। जो भी ऑब्जेक्ट जिसका कोई रेफरेंस वेरिएबल नहीं होता है, ऐसे ऑब्जेक्ट आर एलिजिबल फॉर गार्बेज कलेक्शन। आइए अब स्टैक और हीप मेमोरी के बारे में जानते हैं और देखते हैं कि भाई गार्बेज कलेक्शन उसके अंदर क्या काम कर रहा है। सो लेट्स स्टार्ट विद द स्टैक एंड हीप। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं भाई कि स्टैक क्या होता है, स्टैक मेमोरी क्या होती है। ठीक है, स्टैक मेमोरी क्या होती है। स्टैक मेमोरी, ऑलराइट, कुछ इस टाइप की होती है, ठीक है। स्ट्रक्चर बता रहा हूँ, इंटरनली तो अलग तरीके की होती है, बट इस तरीके का एक स्ट्रक्चर को वो फॉलो करती है, ठीक है। इसके अंदर जो लास्ट इन होता है वही फर्स्ट आउट होता है स्टैक मेमोरी में। सो ये एक स्टैक मेमोरी होगी। अगर इसके अंदर किसी भी तरीके का डेटा सबसे लास्ट में जो आएगा, मान लीजिए ये डेटा हमारा सबसे लास्ट में आ रहा है, ऑलराइट, तो जो सबसे पहले एग्जीक्यूशन में होगा वही हमारा ये डेटा होगा। सो ये हमारा डेटा सबसे पहले एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद दूसरा डेटा, उसके बाद तीसरा, उसके बाद ये। तो जो सबसे पहले स्टार्ट हुआ था वो सबसे लास्ट में एग्जीक्यूट होगा। सो अब इस मेमोरी का हमारे जावा से क्या रिलेशन है। तो जावा में दो तरीके की मेमोरी हैं। ये तो है स्टैक, ऑलराइट, एंड हमारे पास ऑल्सो वी हैव हीप मेमोरी, ऑलराइट। तो दो तरीके की मेमोरी हमारे पास जावा में है। अब अगर हम किसी भी तरीके का प्रोग्राम लिखते हैं, लेट्स से क्लास ए पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन एंड a1 is equals to new a, then system.out.println a1 for printing the address of a1। तो क्या होगा,
ठीक है। तो जब भी हम इस तरीके का कोई भी स्टेटमेंट लिखते हैं कि भाई सिस्टम डॉट 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 प्रिंट एलन A1, ठीक है, ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है, न्यू कीवर्ड से ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, ठीक है, किसका क्रिएट होगा, टाइप ऑफ ए क्लास का, ए क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा किससे, न्यू कीवर्ड के थ्रू, ठीक है। और वो ऑब्जेक्ट क्रिएट कहाँ होगा, तो वो ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा आपके हीप मेमोरी पे, ठीक है। तो ये है हमारा ऑब्जेक्ट। ऑलराइट, तो ये ऑब्जेक्ट जो क्रिएट होगा वो हमारा क्रिएट होगा हीप मेमोरी पे, ठीक है, हीप मेमोरी पे क्रिएट होगा। तो इससे फ़ायदा क्या होगा हमारा, इससे फ़ायदा ये होगा कि जो हमारा रेफरेंस वेरिएबल होगा वो हमारा रहेगा स्टैक में, मतलब ऑब्जेक्ट का जो रेफरेंस वेरिएबल है वो स्टैक पे है और ऑब्जेक्ट जो क्रिएट हो रहा है वो हीप मेमोरी पे क्रिएट हो रहा है। ऑलराइट, तो ऑब्जेक्ट का रेफरेंस वेरिएबल रहेगा हमारा स्टैक में और ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा हीप मेमोरी पे। एग्जीक्यूशन क्या होगा प्रोग्राम का, स्टार्ट होगा हमेशा मेन मेथड से, ठीक है। तो मेन मेथड से स्टार्ट होगा करली ब्रेसेस से, ये होगा हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट। ऑलराइट, उसके बाद हमारा ये होगा सेकंड स्टेटमेंट, थोड़ा सा और ऊपर करते हैं इनको, ठीक है। और ये होंगे हमारे थर्ड स्टेटमेंट। उसके बाद ये होगा हमारा फोर्थ एंड फाइनल स्टेटमेंट। ऑलराइट, मतलब कि मेन मेथड से प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन स्टार्ट हुआ और मेन मेथड पे करली ब्रेसेस से इसके कंप्लीट हो गया एग्जीक्यूशन, और जहां इसका एग्जीक्यूशन कंप्लीट हुआ ऐसा ऑब्जेक्ट जो किसी भी रेफरेंस वेरिएबल को रिफर ना कर रहा होता है वो ऑब्जेक्ट एलिजिबल होता है किसके लिए, गार्बेज कलेक्शन के लिए। ऑलराइट, ऐसा ऑब्जेक्ट जो किसी भी वेरिएबल को, रेफरेंस वेरिएबल को रेफर नहीं कर रहा होता है वो एलिजिबल है हमारा गार्बेज कलेक्शन के लिए। तो फिर से एक बार एग्जीक्यूशन का देख लेते हैं कैसे हो रहा है। एग्जीक्यूशन स्टार्ट हुआ हमारा मेन मेथड से, ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ, उसके बाद A1 इजिकल्स टू न्यू A, किस टाइप का ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ, A1 टाइप का। तो एक्चुअल जो ऑब्जेक्ट है वो क्रिएट हो रहा है हमारा हीप मेमोरी पे और उसका एड्रेस जो स्टोर्ड है वो है रेफरेंस वेरिएबल में जो कि A1 है, जो कि है स्टैक मेमोरी में। तो यहाँ पे हमने प्रिंट स्टेटमेंट लिखा है A1 के लिए कि A1 का जो एड्रेस है वो प्रिंट हो जाएगा इसके थ्रू। ऑलराइट, और जब भी हमारा ये करली ब्रेसेस फिनिश होता है, कंप्लीट होता है, इससे हमारा एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम कंप्लीट हो जाता है। मेन मेथड का जहां करली ब्रेसेस फिनिश हुआ, एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम कंप्लीट हो गया। ऑलराइट, तो हमने देख लिया कि किस तरीके से स्टैक और हीप काम कर रही है। अभी हम स्टैक को और डिटेल में जानेंगे, बट उससे पहले थोड़ा सा एक बार और रिवाइज कर लें कि ये है क्या चीज़। तो भाई स्टैक मेमोरी क्या होती है, स्टैक मेमोरी एक के बाद एक काम करती है, ठीक है, एक के बाद एक स्टैक में लगा होता है और ये लीफो मेथड पे काम करती है, लास्ट इन फर्स्ट आउट। जो लास्ट में इंटर होता है वो सबसे पहले एग्जीक्यूट होता है। तो थोड़ा सा डॉक्यूमेंटेशन मैंने बनाया हुआ है, उसको पढ़ लेते हैं कि ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास ए स्टोर्ड इन हीप, मतलब जो ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास ए है वो स्टोर्ड है हीप मेमोरी में, ठीक है, एंड इट्स रेफरेंस वेरिएबल इज स्टोर्ड ऑन स्टैक मेमोरी, और इसका जो रेफरेंस वेरिएबल है A1 के नाम से वो स्टोर्ड है स्टैक मेमोरी में, ठीक है। व्हेन द मेन मेथड स्टॉप्ड एट करली ब्रेसेस, जब मेन मेथड करली ब्रेसेस पे स्टॉप हो जाता है, ठीक है, देन द ऑब्जेक्ट विच नॉट रेफर टू अ वेरिएबल, तब वो ऑब्जेक्ट, मतलब इस ऑब्जेक्ट की बात हो रही है
जो किसी वेरिएबल को रेफर नहीं कर रहा होता है, मतलब कि अगर ये मेन मेथड स्टॉप हो जाएगा तो ये रेफरेंस वेरिएबल अपने आप डिलीट हो जाएगा, स्टैक एम्प्टी हो जाएगा। और जहाँ स्टैक एम्प्टी होगा, हीप मेमोरी का जो ऑब्जेक्ट है वो किसी भी रेफरेंस वेरिएबल को रेफर नहीं करेगा। मतलब ये ऑब्जेक्ट ऐसा ऑब्जेक्ट जो किसी भी रेफरेंस वेरिएबल को रेफर नहीं कर रहा होता है आर एलिजिबल फॉर गार्बेज